हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की ऐसी पॉश आवासीय सोसाइटी जहाँ लोग एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, पड़ोसियों का कभी एक दूसरे से सामना हो जाता है तो आधुनिकता का लबादा ओढ़ी लेडीज हाय हेलो हाउ आर यू कहती हुई आगे निकल जाती है। जेंट्स को तो वैसे भी आस पड़ोस से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं तो शाम तक, यदि बिजनेसमैन हुए तो रात तक घर लौटते हैं। घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नियां उठाती हैं, मतलब घर उन्हीं की देखरेख में चल रहा होता है। 10 साल बीत चुके थे सुहासिनी को शादी कर दिल्ली की इस हाई सोसाइटी में रहते हुए। आज सुबह से सोसाइटी में सुख बुघार थी। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में सुहासिनी के पति अभिषेक की मौत की खबर सबको मिल चुकी थी। ज्यादातर लोग अभिषेक और सुहासिनी को जानते थे। वक्त की किताब के पन्ने उल्टे तो अभी की बात लगती है। स्मार्ट पढ़ी लिखी सुंदर सुहासिनी चंडीगढ़ में पैदा हुई, वहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। फैशन के मामले में चंडीगढ़ की लड़कियां दिल्ली की लड़कियों से पीछे नहीं है। छोटे शहरों में लड़कियां खूब स्कूटी चलाती है, क्योंकि वहां दिल्ली की तरह यातायात के साधन खास नहीं होते। एक तरह से वे पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट होती है। इतनी तो दिल्ली की लड़कियां भी तेज नहीं होती। मतलब इस सब का यही है कि सुहासिनी आत्मविश्वास से भरी, लोगों से मेल मिलाप रखने वाली खुशमिजाज लड़की थी। जब उसकी शादी अभिषेक से हुई थी, अभिषेक तो जैसे दीवाना ही हो गया था। सुहासिनी को देखकर जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी, हुआ यूँ था कि अभिषेक के दोस्तों के ग्रुप में दिनेश की शादी सबसे पहले तय हुई थी। सबके लिए बारात में जाने, डांस करने, मस्ती मारने का अच्छा मौका था। और बारात जा रही थी चंडीगढ़। एक दूसरे से अभिषेक और सुहासिनी वहीं मिले थे। शोभा सुहासिनी की बेस्ट फ्रेंड थी। शोभा ने सुहासिनी से पहले ही बोल दिया था कि शादी के एक हफ्ते पहले ही वह अपना तामझाम लेकर उसके घर आ जाएगी और शादी होने के बाद ही घर वापस जाएगी। सुहासिनी भी कम उत्साहित नहीं थी। शोभा के विवाह को लेकर सुहासिनी शोभा का पूरा हाथ बटा रही थी। शादी की खरीदारी में शोभा की बात मानते हुए वह एक हफ्ते पहले शोभा के घर रहने आ गई थी। दोनों सहेलियां रात में शादी के बाद हनीमून और दिनेश को लेकर खूब मस्ती छेड़छाड़ भरी बातें करती। वह भी दिन आ गया जब बारात द्वार पर खड़ी थी। सुहासिनी कई सहेलियों के साथ द्वार पर दूल्हे से रिबन कटवाने के लिए खड़ी थी। जीजा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? फटाफट से 10,000 रुपये का नेक दीजिए, रिबन काटिए और फिर अंदर आइए। और हाँ, शोभा से मिलने की इतनी जल्दी है तो नेक डबल कर दीजिए। हम है ना, शॉर्टकट से सब मामला सेट कर देंगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो देखिए सामने से अंकल आंटी और सब आ रहे हैं। खुद ही हमें प्यार से अंदर ले जाएंगे। उस तरफ से अभिषेक बोला और वाकई अंकल आंटी ने आते ही कहा, अरे बेटा, क्यों रोक रखा है दूल्हे राजा को? अंकल जी, बिना नेक लिए ये अंदर कैसे आ सकते हैं? सुहासिनी इठलाते हुए बोली, बेटा नेक क्या कहीं भागा जा रहा है? पहले ही बहुत देर हो गई, सबको आने दो। चलो सब साइड हो जाओ। तुम्हारी आंटी को दूल्हे का तिलक करना है। दूल्हा और उसके दोस्त बड़ी शान से अंदर आ गए और अभिषेक ने साइड में खड़े सुहासिनी को आंख मार दी। इससे सुहासिनी और भी झल्ला गई। इसके बाद तो पूरी शादी और विदाई होने तक सुहासिनी और अभिषेक की नोकझोंक चलती रही। बारात दुल्हन को लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी तो सारे दोस्त अभिषेक को छेड़ रहे थे, भाई लगता है जल्दी दोबारा चंडीगढ़ बाराती बनकर आना पड़ेगा। वाकई अभिषेक अपना दिल चंडीगढ़ में सुहासिनी के पास ही छोड़ आया था। मम्मी के पीछे पड़कर उसने सुहासिनी से शादी के लिए इतना जोर दिया कि 1 महीने बाद सुहासिनी दुल्हन बनकर अभिषेक के घर आ गई थी। चट मंगनी पट ब्याह। मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ। हनीमून पर अभिषेक सुहासिनी से अक्सर यह बात कह उसे अपने प्यार की दीवानगी दिखाता रहा था। खुशी के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं और बुरे दिन कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, लेकिन लगता है हम मानो वर्षों से उसी में जी रहे हैं। सुहासिनी 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। जिंदगी का हर लम्हा खुशगवार गुजर रहा था। कोई चिंता नहीं थी उसे। अभिषेक का अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे की कमी का सवाल ही नहीं था। मालती काकी बरसों से उनके घर पर काम कर रही थी। एक तरह से वे घर में खाने पीने की व्यवस्था, रख रखाव, घर में आने जाने वालों पर अपनी पूरी नजर रखती थी। इसलिए सुहासिनी घर की तरह से बेफिक्र थी। और घर के ड्राइवर रामू काका ने तो अपनी पूरी जवानी ही इस घर में गुजार दी थी। अभिषेक के पापा के समय के ड्राइवर थे रामू काका। पापा के गुजर जाने के बाद भी पूरी निष्ठा से इस घर की सेवा की। मम्मी को रामू पर पूरा भरोसा था। रात बेरात कहीं आना जाना हो तो रामू के साथ कार में जाने में उन्हें पूरी तरह सुरक्षित महसूस होता था। अभिषेक ने बचपन से रामू काका को देखा था, स्कूल से लाना ले जाना, ट्यूशन से घर ले जाना, घर का सारा राशन पानी लाना, यहाँ तक कि फैक्ट्री के सामान को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से
क्लाइंट तक पहुंचाने का काम भी रामू काका बहुत निपुणता से करते। सुहासिनी बहुत खुश थी अपनी जिंदगी से। शायद अपनी खुशियों पर उसकी खुद की नजर लग गई थी। सुबह के 8 बज गए थे, लेकिन मम्मी जी के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। ऐसा तो कभी नहीं होता। बच्चों का स्कूल के लिए तैयार करके जब वह ऊपर अपने बेडरूम से नीचे आती थी तो मम्मी जी अक्सर गार्डन में चेयर पर बैठी अखबार पढ़ती दिखती, या फिर गार्डन में चहलकदमी करती बच्चों को बाय बाय कर उन्हें प्यार से निहारती थी। लेकिन आज क्या हुआ? बच्चों को रामू काका के साथ कार में बैठाकर सुहासिनी ने अंदर मम्मी के कमरे का दरवाजा धकेला तो वह खुल गया। सामने बेड पर मम्मी औंधे मुंह लेटी थी और हाथ नीचे लटका हुआ था। यह देखकर सुहासिनी की घुटी चीख निकल गई। अभी अभी चिल्लाने लगी, अभिषेक देखो मम्मी जी को क्या हो गया। रात में मम्मी जी को दिल का दौरा पड़ा था। उठने की कोशिश की होगी शायद, लेकिन औंधे मुंह पलंग पर गिर गई। मम्मी जी की जीवन की डोर टूट चुकी थी। उनका इस तरह अचानक से चले जाना सुहासिनी और अभिषेक के लिए झटके से कम नहीं था। अभिषेक तो जैसे पूरी तरह से टूट गया था। माँ से बहुत ज्यादा लगाव था, वैसे भी जब वह 10वीं में गया ही था पापा की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। मम्मी जी ने अकेले उसे पाला पोसा था, फैक्ट्री का काम संभाला था और इतने बड़े घर को संजोकर रखा था। एक तरह से आज वह जो भी था, मम्मी के हाथों का गड़ा मजबूत व्यक्तित्व था। उनके जाने से वह भीतर से टूट गया था। फैक्ट्री का काम तो उसने बीबीए की पढ़ाई के बाद ही संभाल लिया था, लेकिन मम्मी के होते बिजनेस की ओर से वह बेफिक्र था, क्योंकि इम्पोर्टेंट डिसीजन तो वही लेती थी। खैर, वक्त के साथ साथ सब सामान्य हो जाएगा, यह सोचकर सुहासिनी अभिषेक को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। अभिषेक एक शाम फैक्ट्री से आया तो हल्का बुखार महसूस कर रहा था। सुहासिनी घबरा सी गई। पिछले महीने से पूरे देश में मंडराती कोरोना वायरस की महामारी ने सभी को दहशत में डाल दिया था। सरकार द्वारा लोगों को पूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही थी। टीवी चैनलों में यही न्यूज छाई हुई थी। मानव से मानव में होने वाली इस बीमारी के चपेट में पूरा विश्व आ गया था। बच्चों के स्कूल तो बंद हो गए थे। सुहासिनी ने अभिषेक को फैक्ट्री जाने से मना किया था, लेकिन अभिषेक का कहना था कि हो सकता है देश भर में लॉकडाउन की स्थिति बन जाए, इसलिए वह फैक्ट्री का काम काफी हद तक समेटना चाहता था ताकि आगे दिक्कत ना हो। लेकिन इंसान अपने आप को कितना ही बचा ले, प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चलती। दिल्ली में जैसे लॉकडाउन का ऐलान हुआ उससे एक दिन पहले अभिषेक कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका था। सुहासिनी ने बच्चों को ऊपर के फ्लोर में ही रहने की हिदायत दे दी थी। मालती काकी थी तो सुहासिनी को बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। अभिषेक की बिगड़ती हालत देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अस्पताल जाने से पहले अभिषेक बोला था, सुहासिनी लगता है अब तुम्हें बच्चों को इस घर को दोबारा नहीं देख पाऊंगा। सुहासिनी, मैं तुमसे बच्चों से इस घर से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मरना नहीं है, प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता। सुहासिनी, मुझे लग रहा है मौत मुझे बुला रही है। नहीं सुहासिनी नहीं, मुझे नहीं छोड़ना तुम्हारा साथ। सुहासिनी का रो रो कर बुरा हाल था। अभिषेक की यह हालत उससे भी देखी नहीं जा रही थी, लेकिन करती भी क्या वह? उसके हाथ में तो अपनी जिंदगी उसके नाम लिख देती। अस्पताल में एक बार मरीज को भर्ती कराने के बाद उससे मिलना मुश्किल था। अभिषेक के साथ वह अस्पताल में क्या हो रहा है, कुछ दिनों तक तो पता ही नहीं चला। टीवी पर अस्पताल के बुरे हालात, मरीज के साथ बरती जाने वाली लापरवाही और मरीजों की मौत के बाद उनके शरीर के साथ अमानवीयता देख सुहासिनी सिहर उठती थी। फोन की हर घंटी किसी आशंका का संकेत देती थी और वाकई उसकी आशंका सच में बदल गई। अभिषेक नहीं बच पाया था। यह सुनते ही सुहासिनी जैसे पत्थर हो गई थी। मालती काकी न होती तो शायद आज वह भी जिंदा न होती। मम्मी जी की मौत को 2 महीने भी नहीं हुए थे और अभिषेक का उसे यूं अचानक छोड़कर चले जाना, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से कोई घर नहीं आ सकता था, कोई पास आकर उसे गले नहीं लगा सकता था, कोई पास नहीं था कि वह उसके कंधे पर सिर रखकर रो सके। बस एक मालती चाची थी जिनकी गोद में वह सिर रख सकती थी। वे ममता की मूरत बन सुहासिनी को संभाले हुए थी। बच्चे तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि सब क्या हो रहा है। 8 साल का आरू कुछ कुछ समझ रहा था, लेकिन 2 साल की आंसू तो अभी नादान थी। अस्पताल से अभिषेक का पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार करना था। रामू काका सुहासिनी के साथ थे, वरना अभी तक तो सुहासिनी की हिम्मत टूट चुकी थी। कोई अपना सगा संबंधी नहीं था। लॉकडाउन की हालत में चंडीगढ़ से किसी का आना मुश्किल था। अड़ोसी पड़ोसी फोन पर अफसोस जता रहे थे। अभिषेक का दोस्त दिनेश जरूर काफी मदद कर रहा था। अभिषेक उसका बचपन का दोस्त था, वह सुहासिनी को क्या दिलासा देता। उसके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुहासिनी असहाय महसूस कर रही थी अपने को। सामान्य दाह संस्कार तो दूर की बात थी, सुहासिनी अभिषेक के शरीर को छू भी नहीं सकती थी।
वह अभिषेक जिसके बिना वह जीने की कल्पना नहीं कर सकती थी। कितनी बेबस थी वह, चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह सौदागृह में क्रियाकर्म हुआ। अचानक सब क्या हो गया था? सुहासिनी की तो दुनिया ही बदल गई थी। 3 महीने गुजर गए थे अभिषेक को गुजरे हुए, लेकिन सुहासिनी सदमे से उबरी नहीं थी। आरू और राशि उसके पास आते और कहते, मम्मी खेलो ना हमारे साथ। तो सुहासिनी खोई खोई आंखों से बस उन्हें देखकर सिर पर हाथ फेर फिर न जाने कहाँ खो जाती। कोशिश कर रही वह खुद को संभालने की, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसे में मालती काकी ही एक माँ की तरह उसे संभाल रही थी। गांव से तो उनका नाता कब का टूट गया था। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उन्हें एक तरह से घर से निकाल दिया था। आसना औलाद शहर आई तो इस घर में उन्हें ऐसा आसरा मिला कि यहीं के होकर रह गई। रोज चंडीगढ़ से मम्मी पापा का फोन आता था। मम्मी रोती, उसे तसल्ली देती। मम्मी के पैरों में दर्द रहता था और पापा की हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। इसलिए सुहासिनी ने उन्हें सख्त मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं दिल्ली आने की। अपनी सेहत का ख्याल रखो। आकर भी अब क्या हो जाएगा? अभिषेक वापस तो नहीं आ जाएगा? सुहासिनी ने अब कभी कभी फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया था। अनलॉक की प्रक्रिया काफ़ी हद तक शुरू हो गई थी। उनका टैप का बिजनेस था। छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की टेप बनती थी उनकी फैक्ट्री में। कोरोना काल में पीपीई किट के लिए टेप का इस्तेमाल होता था। फैक्ट्री का मैनेजर विनीत बिजनेस माइंडेड इंसान था। टैप तो फैक्ट्री में ही बन रही थी, क्यों ना पीपीई किट खुद ही अपनी फैक्ट्री में बनाई जाए। बस काम चल पड़ा था। विनीत ने सुहासिनी को सजेशन दिया कि मार्केटिंग के लिए कोई नया व्यक्ति चुन लिया जाए, क्योंकि यह काम पहले अभिषेक देखता था। सुहासिनी ने यह काम विनीत को सौंप दिया और सब कुछ देखभाल कर रमन को मार्केटिंग हेड नियुक्त किया गया। रमन ने काफी अच्छी तरह से काम संभाल लिया था। सुहासिनी कभी कभी फैक्ट्री जाती थी पैसों का हिसाब किताब देखने। सुहासिनी ने कॉमर्स पढ़ा था, इसलिए अकाउंट्स वह देख लेती थी। सुहासिनी नोट कर रही थी कि जब भी वह फैक्ट्री जाती रमन किसी न किसी बहाने से उसके नजदीक आने की कोशिश करता। वैसे रमन बुरा इंसान नहीं था, लेकिन इसका ऐसा बर्ताव सुहासिनी को कुछ अटपटा लगता। रात के 8 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो मालती काकी ने दरवाजा खोला। सुहासिनी मैडम है। रमन 2-3 फाइल हाथ में पकड़े खड़ा था। हाँ, लेकिन आप? मालती काकी ने पूछा। मैं रमन, फैक्ट्री का न्यू मार्केटिंग हेड। रमन अपना परिचय दे ही रहा था, तब तक सुहासिनी दरवाजे तक आ गई। आप इस वक्त? क्या बात है? सुहासिनी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम, जरूरी कागज पर साइन चाहिए थे। क्लाइंट से बात हो चुकी है, बस आपके अप्रूवल की जरूरत थी। आइए बैठिए, लाइए पेपर दीजिए। सुहासिनी ने रमन से पेपर ले लिए। रमन की आंखें घर का मुआयना कर रही थी। साइड टेबल पर फ्रेम में आरू और राशि की फोटो देखकर बोला, बहुत प्यारे बच्चे आपके मैडम। हूँ। सुहासिनी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। पेपर साइन करके रमन की ओर बढ़ा दिए। मालती काकी को रमन की आंखों में लालच नजर आया था। रामू काका से मालती काकी को पता तो चला था कि फैक्ट्री में नया आदमी आया है और काफी अच्छा काम कर रहा है। आज देख भी लिया, लेकिन रमन मालती को कुछ ठीक सा नहीं लगा। इंसान को देखकर पहचान लेती थी वे, जिनकी ने इतनी ठोकरें दी थी कि अच्छी बुरी की पहचान कर सकती थी। नहीं नहीं, सुहासिनी बिटिया को इससे बचाना होगा। मालती काकी के दिमाग में एक उपाय सूझा। घर के पीछे बने गैराज में गई। रामू काका वहीं रहते थे। खाना पीना नहाना धोना सब इंतजाम कर रखे थे उनके लिए। क्या बात है, इस वक्त यहाँ? रामू काका दूध गर्म कर रहे थे। खाना तो उन्हें घर से यही मिल जाता था। रामू, तुझे फैक्ट्री में आए नए आदमी क्या नाम है? हाँ रमन, उस पर नजर रखनी है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हूँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। जिस तरह से वह सुहासिनी बिटिया को देखता है मुझे बुरा लगता है। फैक्ट्री में कितने आदमी हैं, लेकिन यह बिटिया के आसपास मंडराता रहता है। अगले दिन जब रमन फैक्ट्री से निकला, रामू काका ने गाड़ी उसके गाड़ी के पीछे लगा दी। उसने गाड़ी मॉल की पार्किंग में खड़ी कर दी। रामू काका भी गाड़ी पार्क कर उसके पीछे हो लिए। रामू काका ने अपना हुलिया बदला हुआ था। रमन उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता था। रमन मॉल के फूड कोर्ट में पहुंचा। वहां कोने की टेबल पर एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। मिल आए अपनी सुहासिनी मैडम से। लड़की ने ताना देते हुए कहा, यार तुम भी ना, सब अपने और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हो। हाथ में आ गए तो प्यारे न्यारे हो जाएंगे। तुम बस मेरा कमाल देखती जाओ। रामू काका एक टेबल छोड़कर बैठे थे, लेकिन उनके कान पीछे लगे थे। अब रमन की असलियत सामने थी। रामू ने मालती के सामने घर पहुंचते ही रमन का फरेब सामने रख दिया। मालती काकी ने भी सुहासिनी को रमन का कमीनापन बताने में देर नहीं लगाई। सुहासिनी को रमन की हरकतों पर पहले ही शक था। रामू काका की बात पर यकीन न करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले दिन सुहासिनी ने मैनेजर विनीत से बात करके एक प्लान के तहत रमन का फैक्ट्री से हिसाब ऐसे किया
कि उसे यह पता ही नहीं चला कि सुहासिनी को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। सुहासिनी जान चुकी थी कि अब उसे कदम कदम पर फरेब करने वाले, झूठी हमदर्दी दिखाकर अपनेपन का दिखावा करने वाले और प्यार करने का दावा करने वाले लोग मिलेंगे। उसे हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। रामू काका और मालती काकी ने भी यह ठान लिया था कि सुहासिनी के इस घर के और बच्चों की हर हाल में रखवाली करेंगे। खून का ना सही दिल का रिश्ता जुड़ा था उनका इन सब से। रमन की तरह ही सुहासिनी को काम के सिलसिले में ऐसे लोग मिल जाते थे जिन्हें सुहासिनी की धन दौलत से बेशक मतलब न था, लेकिन उस जैसे सुंदर स्मार्ट अकेली औरत को देखकर उसे पाने की उन्होंने कोशिशें की कि शायद दाव लग जाए। लेकिन सुहासिनी ने अपने दिल में अभिषेक को बैठा रखा था, कोई दूसरा उसमें घुस ही नहीं सकता था। सुहासिनी की मम्मी का आए दिन फोन आता और दबी जबान में उनकी यही ख्वाहिश होती थी कि बेटी अपनी जिंदगी के बारे में एक बार फिर से सोचे। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, महज 34 साल की थी, लेकिन सुहासिनी बात को दूसरी तरफ मोड़ देती थी। सुहासिनी के पीछे पड़ने वाले भौरों की कमी न थी। एक बड़े होलसेल डीलर जो लाखों का ऑर्डर देते थे, सुहासिनी से मिलने के बाद 2 करोड़ रुपए के माल खरीदने का ऑर्डर दे गए और कच्चा माल उधार में दिलवा दिया अलग। व्यवहार दूसरे तीसरे दिन आने लगे तो रामू काका को शक हुआ। उन्होंने बाहर खड़ी डीलर की गाड़ी के ड्राइवर को बुलाकर चाय पिलाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बताया कि साहब की पत्नी कई साल से अलग रह रही है क्योंकि ये इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। एक बार फिर रामू काका ने सुहासिनी को संकट से निकाला। रामू काका ने कहा था कि बड़े मालिक ने उन्हें 10 साल की उम्र से रखा हुआ है और अब भी उनका अपना कोई नहीं है। वे बचपन में कब अनाथ हो गए थे उन्हें नहीं मालूम। बस इतना मालूम है कि उनके गांव के चाचा बड़े मालिक के पास किसी पुराने कर्मचारी की सिफारिश पर छोड़ गए थे। मालती काकी अक्सर सुहासिनी को अकेले में बैठी आंसू बहाते देखती थी। वे भी चाहती थी कि सुहासिनी को अपने जीवन की खुशियां मिले, लेकिन वे क्या कर सकती थी अपनी इस बिटिया के लिए। मम्मी, संडे को मेरी क्लास में राहुल का बर्थडे है, उसके पापा ने पार्टी रखी है, उसने मुझे भी इनवाइट किया है। आसी बोला, ठीक है रामू काका तुम्हें लेकर जाएंगे। संडे को आसी तैयार होकर रामू काका के साथ राहुल के घर चला गया। उसे कार में बिठा सुहासिनी जब घर के अंदर आई तो टीवी खोलकर बैठ गई। अचानक साइड टेबल पर नजर गई तो गिफ्ट तो वहीं रखा हुआ था। वैसे तो रामू काका को फोन करके वापस बुला सकती थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि रामू काका आसी को वहां अकेला छोड़कर आए। सुहासिनी ने सोचा क्यों ना वही दे आए, लौटते हुए बुटीक से अपने कपड़े भी लेती आएगी। कई बार फोन आ चुका था कि उसके सूट सिलकर रेडी है। सुहासिनी ने फटाफट कपड़े बदले और दूसरी गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंच गई। राहुल के घर का पता उसने रामू काका को लिख कर दिया था, इसलिए उसे याद था। राहुल का घर वाकई खूबसूरत था। वह लॉन की तरफ गई जहां से 10 से 12 बच्चे थे। बच्चों को दूर दूर बैठाकर फन एक्टिविटी कराई जा रही थी। वह नजरें घुमाकर आसी को देख रही थी कि पीछे से आवाज आई, हेलो, आप शायद आसी की मदर हैं। सुहासिनी ने पलटकर देखा। लगभग 35-37 वर्षीय पुरुष, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक कहा जाए तो गलत ना होगा, खड़ा था। जी, और आप? सुहासिनी ने पूछा। मैं राहुल का पापा रणधीर, आपको कई बार पेरेंट्स मीटिंग में देखा आसी के साथ। अच्छा, तभी सोच रही थी कैसे मुझे पहचाना। वह क्या है कि आसी राहुल का गिफ्ट घर पर भूल आया था, देने चली आई। इधर कुछ काम भी था, सोचा वह भी कर लूंगी। गिफ्ट को इतना जरूरी तो नहीं था। क्यों नहीं, बर्थडे पर बच्चों को अपने गिफ्ट देखने का ही शौक होता है। यह तो आप सही कह रही हैं। अब आ ही गई हैं तो केक खाकर जाइए, वेटर केक रख कर ले आया था। थैंक्स, मैं चलती हूँ। आसी अभी यही है, काफ़ी इंजॉय कर रहा है। लाइफ में एंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। रणधीर ने कुछ गंभीर होकर कहा तो सुहासिनी ने एक बार उसकी तरफ देखा। आंखें जैसे कहीं सुनने में खो गई थी। जी जी, कुछ नहीं, आइए आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी शुक्रिया, आप मेहमानों को देखिए। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आसी और राहुल वीडियो कॉलिंग करते थे। कभी कभी स्कूल के असाइनमेंट वर्क को लेकर रणधीर सुहासिनी से बात कर लेता था। रणधीर पेशे से प्रोफेसर था, पत्नी से तलाक हो चुका था। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी जिन्हें पूरा करने के लिए उसने पति और बेटे को पीछे छोड़ दिया था। राहुल की पूरी देखभाल रणधीर के सिर थी और रणधीर की माँ भी राहुल का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन रणधीर अपने पुत्र राहुल को आशी से मिलवाने के लिए लेकर आया था। सुहासिनी घर पर ही थी। रणधीर को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे मालती काकी ने पढ़ लिया था। सुहासिनी ने अपने भाव छिपाते हुए रणधीर को बैठने के लिए कहा। राहुल और आशी खेलने ऊपर के कमरे में चले गए थे। आपके लिए कुछ लाओ? मालती काकी के चेहरे पर उत्साह की झलक थी।
जी नहीं, मैं ठीक हूँ, रणधीर ने जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बिना कुछ लिए चले जाएं? मैं दोनों के लिए ही चाय बनाकर लाती हूँ। बीच में ही मालती काकी बड़े अधिकार से बोली और किचन की ओर बढ़ गई। आज काकी को ना जाने क्या हो गया है, वे तो किसी को मेरे पास फटकने नहीं देती। सुहासिनी का यह कहना बर था कि रणधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देख सुहासिनी को अच्छा लगा। क्या कर रही आजकल आप? कुछ नया? रणधीर ने प्रश्न किया। कुछ खास नहीं, फैक्ट्री का काम अच्छा चल ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपके बारे में पूछ रहा था, फैक्ट्री के नहीं। रणधीर ने सुहासिनी की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे बारे में जानने जैसा कुछ है ही नहीं। सुहासिनी ने नजरें रणधीर के चेहरे से हटाते हुए कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मालती काकी चाय ले आई। मालती काकी वही पास खड़ी थी और लगातार रणधीर को ताक रही थी। उन्हें रणधीर के चेहरे पर एक अपनापन नजर आया था, जो उन्होंने किसी और पुरुष के चेहरे पर नहीं देखा था। रणधीर का व्यक्तित्व तो उसके अच्छे इंसान होने की गवाही दे रहा था। मालती काकी कमरे से बाहर गई तो रामू काका से रणधीर को लेकर चर्चा करने लगी। प्रोफेसर साहब को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? मालती काकी ने पूछा। अच्छे इंसान मालूम पड़ते हैं, रामू काका ने जवाब दिया। मुझे भी बिटिया का चेहरा कितने दिन बाद इतना खिला हुआ दिख रहा है ना। पता नहीं, लेकिन तुम कह रही हो तो ऐसा ही होगा। हाँ, रणधीर राहुल को लेकर जाने लगा तो उसके चेहरे पर सुहासिनी से मिलने की चाह साफ नजर आ रही थी। रणधीर के जाते ही सुहासिनी सोफे पर बैठी हुई थी, जब मालती काकी उसके पास आकर बैठ गई। मुझे तो प्रोफेसर साहब अच्छे लगे, और बिटिया तुम्हें? हाँ, मुझे भी। कहते सुहासिनी को ख्याल आया कि उसने अचानक क्या कह दिया। क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा मतलब हाँ, अच्छे व्यक्ति है, कहकर उसने नजरें दूसरी तरफ कर ली। मेरी तो हाँ है, और रामू की भी, कहकर मालती काकी उठकर जाने लगी। सुहासिनी उनकी बात सुनकर झेप गई। बोली, कुछ भी कहती हो आप? आसी और राहुल आपस में बात करना चाहते थे तो सुहासिनी के फोन पर रणधीर का मैसेज आ जाता था। पर अब वह राहुल और आसी की बात कराने के लिए नहीं, बल्कि खुद सुहासिनी से बात करने के लिए मैसेज करने लगा। धीरे धीरे रणधीर ने सुहासिनी से मोबाइल पर बात करनी शुरू कर दी। दो दुखी दिल, दो तन्हा इंसान ही एक दूसरे की पीड़ा समझ सकते हैं। रणधीर ने अपनी पत्नी से तलाक के बाद दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन अपनी तरह ही सुहासिनी को देख वह उसके प्रति आकर्षित होने लगा था। सुहासिनी और रणधीर जब बात करते थे, उन्हें लगता था उनके मन की पीड़ा कम हो गई है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। रणधीर का यह कहना, सुहासिनी तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, सुहासिनी की सब पीड़ा हर लेता। मालती काकी ने महसूस किया था जब से रणधीर सुहासिनी की जिंदगी में आया है, सुहासिनी के जीवन में आया खालीपन भरने लगा था। दोनों अपनी अपनी तकलीफ एक दूसरे से बांटकर जिंदगी की उलझनों को सुलझा रहे थे। बेशक वे एक दूसरे से दूर रहे थे, लेकिन मन का जुड़ाव हो चुका था। मन से मन का मिलन कुछ कम तो नहीं होता। दोनों की अपनी अपनी जिंदगी थी, दोनों पर अपने बच्चों की जिम्मेदारी थी। वे उन्हें अच्छी तरह निभा रहे थे, लेकिन दोनों के पास आज एक दूसरे का मानसिक संबल था, जो शारीरिक संबल से भी ज्यादा जरूरी है। वक्त की धारा में दोनों बह रहे थे। सुहासिनी बिटिया, किस सोच में हो? तुम्हारा खूबसूरत भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? मालती काकी ने एक दिन कहा। डर लग रहा है काकी, समाज क्या कहेगा, बच्चे क्या सोचेंगे कि उनकी माँ को शादी की पड़ी है। बच्चे छोटे हैं सुहासिनी, वे पिता की कमी महसूस करते हैं, जो प्रोफेसर साहब पूरी कर सकते हैं। वे भी तुमसे शादी करना चाहते हैं, उनकी बातों से, उनकी आंखों से साफ झलकता है। पूछा था रणधीर ने मुझसे, मैंने मना कर दिया था। रामू काका भी वहाँ आ चुके थे। सुहासिनी बिटिया, मालती सही कह रही है, समाज हमारे साथ ऐसा करता ही क्या है जो हम उसके बारे में सोचे। अपने दिल की सुनो बिटिया, बच्चों को पिता भी मिल जाएगा। रामू काका और मालती काकी के जाने के बाद सुहासिनी सोच में डूब गई। अभिषेक को याद करने लगी, अपने वे दिन याद करने लगी जब लोगों की नजरें उसे तार तार करने की कोशिश करती थी। रणधीर से मिलने से पहले कितना दर्द था उसके दिल में, सब सुहासिनी की आंखों के आगे नाचने लगा। सुहासिनी ने फोन उठाया और रणधीर को कॉल किया। हेलो रणधीर। हाँ सुहासिनी, कहो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि हम साथ होंगे तो सब उलझनें सुलझ जाएंगी। सुहासिनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा कभी। रणधीर के इन शब्दों से सुहासिनी का रोम रोम पुलकित हो उठा था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।